देखिए, इंटरनेट पर आजकल बहुत शोर है, लेकिन उस शोर से थोड़ा बाहर निकलकर सीधे हिंद महासागर की ज़मीनी सच्चाइयों पर आना बहुत ज़रूरी है। इस एक्सप्लेनेशन में हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को बिल्कुल एक नेवल स्ट्रैटेजिस्ट यानी एक नौसैनिक रणनीतिकार के नज़रिए से डिकोड करने वाले हैं, बिना किसी लाग लपेट के। सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ घरेलू राजनीति का हिस्सा है या फिर बात सीधे हमारे समुद्री अस्तित्व यानी मैरिटाइम सर्वाइवल की है। इसके असली दांव को समझने के लिए हमें इसे पूरी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और नेवल स्ट्रैटेजी के एक बहुत ही ठंडे और सधे हुए दृष्टिकोण से देखना होगा। तो चलिए, एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे रणनीतिक बिसात से, फिर बात होगी चीन के नौसैनिक विस्तार की, मलक्का की दुविधा, डिएगो गार्सिया से मिले सबक, हमारे सामरिक काउंटर मेजर और आखिर में बात संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की। आइए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रणनीतिक बिसात यानी द स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड। अगर हम आज की ग्राउंड रियलिटी देखें तो भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो पूरी तरह से कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर है। और इस निर्भरता की कीमत क्या है? हर साल 100 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक कमजोरी है। और इसी भयानक निर्भरता को तोड़ने के लिए ये 81,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। इसमें एक ड्यूअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हार्बर भी, जो इंडोनेशिया से सिर्फ 148 किलोमीटर दूर है। ये प्रोजेक्ट असल में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ग्राउंड जीरो है। लेकिन आर्थिक आज़ादी तो बस एक पहलू है। हमारा दूसरा सेक्शन यानी चीन का नौसैनिक विस्तार असली और फौरी खतरे को उजागर करता है। पिछले 20 सालों के पैटर्न पर अगर ध्यान दें तो चीन ने लगातार एक के बाद एक अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया है। जिबूती से लेके ग्वादर, हम्बनटोटा और क्योकप्यू तक उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त नेवल प्रेजेंस खड़ी कर दी है जो मूल रूप से भारत को चारों तरफ से घेर रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी चाल है। आंकड़े बिल्कुल साफ है। चीन की नेवी, जिसे प्लान कहा जाता है, आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स बन चुकी है। सच कहूं तो वॉरशिप्स की गिनती में उन्होंने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 50 डिस्ट्रॉयर और 11 50 फ्रिगेट्स। ये स्केल सच में हैरान करने वाला है। और खतरा सिर्फ सतह पर तैरने वाले जहाज़ों तक ही सीमित नहीं है। पानी की गहराइयों में उनके पास 68 पनडुब्बियों का बेड़ा है, जिनमें 12 न्यूक्लियर पावर्ड हैं। और तो और इंडोनेशिया के लोमडुक स्ट्रेट जैसे क्रूशियल चोक पॉइंट्स पर उनके टॉर्पीडो की शक्ल वाले अंडर वाटर स्पाई सेंसर्स भी पकड़े गए हैं, एकदम शांत और खतरनाक। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजेस एक और बड़ा खुलासा करती हैं। म्यांमार के कोको आइलैंड्स पर चीन ने रनवे और रडार इक्विपमेंट सेटअप कर लिए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जगह हमारे अंडमान आइलैंड से मुश्किल से 150 से 200 किलोमीटर दूर है, यानी दुश्मन बिल्कुल हमारे दरवाजे पर बैठा है। इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, मलक्का की दुविधा। ये वो कमजोरी है जो इस पूरे गेम को ड्राइव करती है। दुनिया भर का लगभग 30 से 40% कंटेनर ट्रैफिक सीधे मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ये ग्लोबल ट्रेड का अल्टीमेट मैरीटाइम चोक पॉइंट है। यानी अगर इस संकरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो आधी दुनिया की सप्लाई चेन वहीं ठप पड़ जाएगी। और चीन का 80% ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते से आता है। ये बात उनकी टॉप लीडरशिप को बहुत अच्छी तरह पता है। दरअसल उनके पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने खुद इस भारी निर्भरता को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हुए इसे मलक्का की दुविधा का नाम दिया था। अब महाशक्तियां ऐसी कमजोरियों का फायदा कैसे उठाती हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे अगले सेक्शन में, डिएगो गार्सिया से सबक। ये एक डार्क हिस्टोरिकल फैक्ट है। कोल्ड वॉर के दौर को याद करना यहाँ जरूरी है। यूके ने मॉरिशस से चागोस आइलैंड्स का कंट्रोल अपने पास रखा और एक सीक्रेट डील के तहत अमेरिका को वहां एक मिलिट्री बेस बनाने की जगह दे दी। आज हम इसे ही डिएगो गार्सिया के नाम से जानते हैं। उस मिलिट्री बेस को बनाने के लिए उन्होंने जो किया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां के मूल निवासियों को हटाने के लिए एक बेहद क्रूर 3 स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। पहले उनकी सप्लाईज काट दी गईं ताकि भुखमरी फैले, फिर उन्हें डराने के लिए उनके पालतू जानवरों को मार दिया गया और आखिरकार उन्हें मॉरिशस की तरफ पूरी तरह से निकाल बाहर किया गया।
जियोपॉलिटिक्स बहुत निर्मम हो सकती है। और यहीं पर हमारा 5वां सेक्शन आता है, भारत का सामरिक काउंटर मेजर। इन सब खतरों के बीच एक भारतीय नेवल स्ट्रैटेजिस्ट इस प्रोजेक्ट को कैसे देखता है। भारतीय नौसेना ने इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत समझाने के लिए पूरे 46 अलग अलग कारण दिए हैं। उनके मुताबिक दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने, अपने समुद्री इलाके यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रक्षा करने और ज़रूरत पड़ने पर पावर प्रोजेक्ट करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क समझना भी ज़रूरी है। डिएगो गार्सिया में जो कॉलोनियल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ये उसके बिल्कुल उलट है। शोम्पेन और निकोबारी जैसी जनजातियां हमारे अपने नागरिक हैं। इस प्रोजेक्ट का कोर मकसद उनकी सुरक्षा और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को मजबूत करना है। ये एक संप्रभु एकीकरण है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा। इसका एंड गेम क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये इलाका पर्यावरण के नज़रिए से बेहद सेंसिटिव है। लेकिन एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट की नज़र से देखें तो पर्यावरण के नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, लेकिन नेशनल डिफेंस की टाइमलाइन के साथ समझौता किए बिना। हमें यहाँ एक बैलेंस बनाना ही होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत को अपने इस दक्षिणी छोर पर एक सेल्फ सस्टेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्यों? एक क्रेडिबल डिटेरेंस यानी विश्वसनीय निरोध बनाने के लिए। हमारी तैयारी इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि कोई भी दुश्मन हमसे भिड़ने या कोई दखलंदाजी करने से पहले 100 बार सोचे। ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत मलक्का स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए अपने खुद के इस जियोग्राफिकल एडवांटेज का इस्तेमाल नहीं करता है, तो सवाल ये है, अगर कल को महाशक्तियों के बीच युद्ध छिड़ गया तो हिंद महासागर को कंट्रोल कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर रणनीतिकार की नींद उड़ा सकता है।